प्रहलाद जोशी संभालेंगे शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार। राष्ट्रपति ने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा किया मंजूर। सीजेपी ने किया ऐलान, खत्म हुआ आंदोलन। कहा, प्रदर्शनकारी जंतर मंतर से वापस लौटे घर, हमारी सभी मांगे पूरी हुई। सीजेपी ने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर दिया बयान। देश के युवाओं ने कर दिखाया। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। भारत अपडेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। प्रहलाद जोशी को शिक्षा मंत्रालय की अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी गई है। मौजूदा मंत्रालय के साथ साथ अब शिक्षा मंत्रालय भी संभालेंगे प्रहलाद जोशी। प्रहलाद जोशी को शिक्षा मंत्रालय की अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी गई है। मौजूदा मंत्रालय के साथ शिक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी निभाते हुए प्रहलाद जोशी नजर आएंगे। राष्ट्रपति ने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मंजूर कर लिया है और इसी के साथ ये बड़ी जिम्मेदारी प्रहलाद जोशी के कंधों पर सौंपी गई है। अब प्रहलाद जोशी शिक्षा मंत्रालय की अतिरिक्त जिम्मेदारी निभाएंगे और साथ ही मौजूदा मंत्रालय के साथ साथ शिक्षा मंत्रालय भी संभालेंगे। बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को मंजूर कर लिया है। अब प्रहलाद जोशी शिक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी निभाते हुए नजर आएंगे। जो मंत्रालय उन्हें पहले दिया गया है उसके साथ साथ अब वो शिक्षा मंत्रालय का कार्यभार भी संभालेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मंजूर कर लिया और लगातार ये सवाल उठ रहे थे कि आखिर धर्मेंद्र प्रधान के जाने के बाद कौन होगा जो ये जिम्मेदारी निभाएगा, सरकार या फिर पार्टी किस पर भरोसा जताएगी। तो नाम अब सामने आ चुका है। प्रहलाद जोशी के नाम पर मुहर लग चुकी है और राष्ट्रपति ने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी मंजूर कर लिया है। अतिरिक्त कार्यभार के साथ साथ प्रहलाद जोशी अब शिक्षा मंत्रालय की ये अतिरिक्त जिम्मेदारी निभाते हुए नजर आएंगे। जो मंत्रालय उन्हें पहले दिए गए थे उनके साथ साथ अब शिक्षा मंत्रालय का कार्यभार भी संभालेंगे और साथ ही राष्ट्रपति ने भी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मंजूर कर लिया है। प्रहलाद जोशी को शिक्षा मंत्रालय की अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी गई है। मौजूदा मंत्रालय के साथ साथ शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त कार्यभार भी प्रहलाद जोशी संभालेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस्तीफा स्वीकार कर लिया है धर्मेंद्र प्रधान का। राष्ट्रपति की ओर से धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा स्वीकार किया जा चुका है और प्रहलाद जोशी को ये बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। प्रहलाद जोशी अब मौजूदा मंत्रालय के साथ साथ अतिरिक्त कार्यभार शिक्षा विभाग का, शिक्षा मंत्रालय का संभालते हुए दिखाई देंगे। स्नेह कमल हमारे साथ जुड़ चुके हैं तमाम जानकारी लेकर। स्नेह कमल, प्रहलाद जोशी पर भरोसा जताए, बड़ी जिम्मेदारी दी गई, क्या जानकारी? जी बिल्कुल, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद वेंकटेश जोशी जो कर्नाटक के धारवाड़ सांसद है, केंद्र में मंत्री है, नवीकरण ऊर्जा मंत्री के साथ साथ उनके पास कई अहम जिम्मेदारियां हैं। प्रधानमंत्री काफी करीबी माने जाते हैं। उनको जो धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री का इस्तीफा होता है तो अतिरिक्त जिम्मेदारी प्रधानमंत्री ने प्रहलाद जोशी को सौंपी है। प्रहलाद जोशी जो प्रधानमंत्री काफी चहेते मंत्रियों में से एक हैं और कर्नाटक के धारवाड़ से सांसद हैं। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं जो भारत के कोयला और उनके कोयले के साथ साथ जो तमाम कई नवीकरण ऊर्जा मंत्रालय है उन्हें जो है प्रधानमंत्री ने जो है अब जो एक नया मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया। उनके पास शिक्षा मंत्रालय होगा। जब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल का विस्तार या फेरबदल नहीं होता तब तक यह जिम्मेदारी प्रहलाद जोशी के पास होगी। बिल्कुल सही कमल। हालांकि देखिए, क्योंकि अभी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ है, जिस तरह के हालात इस समय देखने को मिल रहे हैं, छात्र लगातार यही मांग भी कर रहे हैं कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार हो। ऐसे में जब तक विस्तार नहीं होता है तब तक प्रहलाद जोशी को ही क्यों चुना गया, क्यों भरोसा जताया गया है प्रहलाद जोशी पर? प्रहलाद जोशी की बात की, जैसे मैंने कहा, प्रहलाद जोशी जो देश के केंद्रीय राजनीतिक गलियारों में एक जो बड़ा चेहरा है, प्रधानमंत्री के नजदीकी है, तो कुल मिलाकर प्रधानमंत्री के विश्वास पात्र हैं। तो इसलिए जो शिक्षा मंत्रालय
को लेकर जो तमाम दिक्कतें थी उसको देखते हुए प्रधानमंत्री ने एक ऐसे चेहरे पर विश्वास किया जो काफी चहेता हो, जिसके ऊपर कोई दाग न हो और ठीक बिल्कुल स्नेह कमल, और ये बड़ा फैसला लिया भी गया और बहुत जल्दी ये फैसला लिया गया। धन्यवाद आपका स्नेह कमल तमाम जानकारी के लिए। जितेंद्र सिंह लोकसभा में पेश करेंगे संशोधन बिल। सोमवार को संसद में पेपर लीक पर बिल पेश होने वाला है। जितेंद्र सिंह लोकसभा में संशोधन बिल पेश करने वाले हैं। सोमवार यानी कल संसद में पेपर लीक पर यह बिल पेश होने वाला है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल मैनपुरी दौरे पर रहेंगे। मुख्यमंत्री जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में 650 करोड़ से अधिक की लागत की 111 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। कार्यक्रम को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। जिलाधिकारी डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी की अध्यक्षता में सभी विभागों के साथ तैयारियों की लगातार समीक्षा की जा रही है। डीएम ने बताया कि मुख्यमंत्री के दौरे को देखते हुए 3 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है ताकि कार्यक्रम शांतिपूर्ण और व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराया जा सके। वहीं शेयर बाजार में निवेश के नाम पर ठगी का बड़ा मामला नोएडा से सामने आया है। ठगों ने झांसा देकर महिला से 12 लाख रुपए की ठगी की वारदात को अंजाम दिया है। बेहतर रिटर्न और हर महीने मुनाफे का लालच देकर रकम ऐठी। भुगतान के लिए दिया गया चेक भी बैंक में बाउंस हो गया, जिसके बाद पीड़िता की शिकायत पर मामला मेघालय से नोएडा ट्रांसफर किया गया। थाना सेक्टर 39 पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। मामले की जांच शुरू की जा चुकी है। निवेश के नाम पर ठगी करने वाले आरोपी की तलाश प्रशासन कर रहा है। लखनऊ में 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती मामले को लेकर एक बार फिर अभ्यर्थियों का आक्रोश सड़कों पर देखने को मिला। नियुक्ति की मांग को लेकर 6800 चयनित अभ्यर्थियों ने बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती के आवास के बाहर प्रदर्शन किया। सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि भर्ती प्रक्रिया में आरक्षण नियमों का पालन नहीं किया गया। बड़े स्तर पर आरक्षण घोटाला हुआ। उनका कहना है कि 5 जनवरी को चयन सूची जारी होने के बावजूद अब तक नियुक्ति नहीं मिली। अभ्यर्थियों ने जल्द नियुक्ति पत्र जारी करने और मामले का शीघ्र समाधान करने की मांग की। वहीं लखनऊ में कैबिनेट मंत्री दारा सिंह चौहान के जन्मदिन के मौके पर आयोजित संकल्प दिवस कार्यक्रम में सियासी ताकत का प्रदर्शन देखने को मिला। कार्यक्रम में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और साथ ही केशव प्रसाद मौर्य के साथ कैबिनेट मंत्री ओपी राजभर भी शामिल हुए। चौहान समाज और नोनिया समाज के लोगों से खचाखच भरे ऑडिटोरियम में नेताओं ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। इस आयोजन को समाज की एकजुटता और राजनीतिक शक्ति के प्रदर्शन के तौर पर देखा जा रहा है। डिप्टी सीएम चौहान समाज ने यहां पर ताकत दिखाई। डिप्टी सीएम मौजूद रहे। मैं पूरे प्रदेश से आए हुए चौहान समाज को दिल की गहराई से बधाई देना चाहता हूं। जिस तरीके से मेरे जन्मदिन को संकल्प दिवस से मनाने का ऐतिहासिक फैसला लिया है और आने वाले दिन में योगी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार को 27 से पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाकर के संकल्प को पूरा करेगा। इसलिए आज जितना आप देख रहे हैं इस हाल में इसका 4 गुना लोग बाहर घूम रहे हैं। आधे लोग रास्ते में आ रहे हैं क्योंकि दूर दूर से प्रदेश के कोने कोने से आ रहे हैं। मैं दिल से जन्मदिन के अवसर पर सारे चौहान समाज के और भी समाज के जो शुभचिंतक लोग हैं जो यहाँ मेरे इस जन्मदिन में आकर के बधाई दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कार्यकर्ताओं की डिजिटल भागीदारी बढ़ाने के लिए डीएलपी प्रोग्राम की शुरुआत की है। अब इस अभियान के तहत कार्यकर्ता सरल ऐप के माध्यम से पार्टी की विचारधारा, संगठन और विभिन्न अभियानों की जानकारी हासिल कर सकेंगे। डीएलपी प्रोग्राम से जुड़ने वाले कार्यकर्ताओं को प्रमाण पत्र भी दिए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने 30 जुलाई तक 4 लाख से अधिक कार्यकर्ताओं को इस अभियान से जुड़ने का लक्ष्य रखा है। पार्टी पदाधिकारियों का कहना है कि सभी नेता इस अभियान को सफल बनाने में जुटे हैं। जरूरत पड़ने पर इसकी अवधि बढ़ाने के साथ इसे कई चरणों में भी चलाया जा सकता है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जनता से कनेक्ट करने का, संवाद करने का, संपर्क बना के रखने का पहला काम करती है। ये मूल मंत्र है कि संपर्क संवाद बनाए। इसमें डिजिटली संवाद का जिस तरह से उपयोगिता बढ़ी है और डिजिटल सोशल मीडिया का जिस तरह से उपयोग बढ़ा है, इसको प्रत्येक कार्यकर्ता प्रशिक्षित हो जाए, इसका हमें ऐसा पार्टी प्रयास कर रही है जिससे अधिक से अधिक लोगों से संवाद हो सके, अपनी बात कही जा सके और उनकी बात सुनी जा सके।
भारतीय जनता पार्टी लगातार कार्यकर्ताओं को जोड़ने के लिए और कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने के लिए अभियान और कार्यक्रम चलाती है और इस दौरान भारतीय जनता पार्टी डीएलपी प्रोग्राम चला रही है, यानी कि डिजिटल लर्निंग प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के जरिए वह अपने कार्यकर्ताओं को भारतीय जनता पार्टी के बारे में जानने का मौका दे रही है और साथ में उन्हें अवसर दे रही है कि वो अपनी बात उस ऐप पर जाकर रख सकें। आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी ने सरल ऐप बनाया है जिस पर भारतीय जनता पार्टी की तमाम जानकारियां हैं, साथ में जो भी अभियान और कार्यक्रम चल रहे हैं उसको लेकर भी जो भी जानकारी है उस पर उपलब्ध है। ऐसे में जो कार्यकर्ता हैं और आज डिजिटल जो दौर है, सबके हाथ में मोबाइल है, ऐसे में भाजपा का मानना है कि जो भी कार्यकर्ता हैं सब ऑन डिजिटली तौर पर जुड़े और डिजिटल को समझें, क्योंकि जिस तरीके से काम पेपरलेस हो रहा है, अगर वो इस टेक्निक को सीखते हैं, इसको समझते हैं तो उनके काम को भी आसानी होगी और जो भी अभियान कार्यक्रम उन्हें दिया जाएगा वो आसानी से कर पाएंगे। ये कार्यक्रम अभी 30 जुलाई तक चलेगा, हालांकि तारीख बढ़ भी सकती है क्योंकि इसमें बहुत बड़ा लक्ष्य जो है वो रखा गया है और ज्यादा से ज्यादा कार्यकर्ताओं को जोड़ने की रूपरेखा बनाई गई है। कैमरामैन गौरव के साथ रमन मिश्रा, भारत अपडेट। मुरादाबाद में गैंगस्टर एक्ट के आरोपी पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। छजलैट थाना पुलिस ने अपराध से अर्जित करीब 1,05,94,000 रुपए से अधिक मूल्य की अवैध अचल संपत्ति कुर्क कर ली है। पुलिस का ये कहना है कि ये कार्रवाई गैंगस्टर एक्ट के तहत की गई। वहीं एसपी ग्रामीण ने साफ कहा कि अपराधियों की अवैध संपत्ति पर आगे भी इसी तरह की सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। वहीं दिल्ली में बीजेपी की पहली मेयर रही शकुंतला आर्या का निधन हो गया। 98 साल की उम्र में शकुंतला आर्या ने अंतिम सांस ली। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष ने हर्ष मल्होत्रा ने उनके निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि हमें 1980 के दशक के आखिर से लेकर 2010 के आसपास पार्टी के लिए उनके काम करने का समय बहुत याद है। वो महिला सशक्तिकरण की सच्ची मिसाल थी और बीजेपी की पहली महिला मेयर भी बनी। वहीं रामपुर में जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर आज पार्टी सांसदों का एक प्रतिनिधिमंडल जिला अध्यक्ष के साथ कलेक्ट्रेट में जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपने पहुंचा। इसके बाद सदस्य सपा नेता आजम खान की पत्नी से मुलाकात को लेकर खबर है। जौहर यूनिवर्सिटी के दौरे को लेकर भी जानकारी सामने आ रही है। गौरतलब है कि रामपुर विकास प्राधिकरण यूनिवर्सिटी के 38 भवनों को ध्वस्त करने का आदेश प्रशासन दे चुका है। अब इसी के विरोध में सपा लगातार आक्रामक रुख अपनाए हुए और इसे लेकर सरकार के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करने का काम किया जा रहा है। तो देखिए, प्रदेश में सियासी हलचल तेज हो गई है। जौहर यूनिवर्सिटी को के 38 भवनों को ध्वस्त करने के आदेश के बाद अब लगातार क्षेत्र में हलचल तेज है। विकास प्राधिकरण के 38 भवनों को ध्वस्त करने का आदेश प्रशासन की ओर से दिया जा चुका है। जौहर यूनिवर्सिटी के दुरुस्तीकरण को लेकर के आरडीए के द्वारा एक नोटिस जारी किया गया था। 38 भवनों पर बिल्डोजर की कार्रवाई को लेकर के एक नोटिस जारी किया गया था। वहीं आपको मैं बता दूं, यहां आज 8वां दिन है। छात्र छात्राएं यहां धरने पर लगातार बैठे हैं। इन्हीं से मिलने के लिए समाजवादी पार्टी का एक डेलीगेशन जो सांसद, उसमें 9 सांसद यहाँ कुछ ही समय में पहुंचेंगे। यहाँ छात्र छात्राओं से यहाँ मिलेंगे, उनकी बात को सुनेंगे। उसके बाद वह रामपुर डीएम को एक ज्ञापन सौंपेंगे कि जो 38 भवनों का ध्वस्तीकरण का नोटिस जारी किया गया है उसको डीएम साहब वापस लें। उसके बाद जो आजम खान की पत्नी है तंजीम फातिमा करण को लेकर के क्या यहाँ प्रक्रिया चल रही है क्या नहीं। भारत अपडेट के लिए मैं हरविंदर दिवाकर, रामपुर। अब खबर कुशीनगर से है, जहां मेडिकल स्टोर के आड़ में फर्जी अस्पताल चलाने का मामला सामने आया है। वहीं मामला सामने आने के बाद मौके पर पहुंचे प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर पीएन गुप्ता ने मामले में जांच के आदेश दिए हैं। साथ ही मेडिकल स्टोर के अंदर इंजेक्शन और अन्य सामग्री मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने मेडिकल स्टोर पर ताला लगा दिया है।
चित्रकूट में अवैध शराब के खिलाफ आबकारी विभाग ने बड़ा एक्शन लिया है। वहीं विशेष अभियान के तहत छापेमारी में भारी मात्रा में लहन और कच्ची शराब बरामद की गई है। एक आरोपी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। अब प्रशासन का कहना है कि अवैध शराब के कारोबार पर लगातार कार्रवाई जारी रहेगी। चंदौली के चकिया में मवेशी चोरों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई। घेराबंदी के दौरान पुलिस ने 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया है, जिनमें एक आरोपी जवाबी फायरिंग में पैर में गोली लगने से घायल हो गया। पुलिस अब पूरे गिरोह के आपराधिक नेटवर्क और बरामद वाहन की जांच कर रही है। पूर्व से ही वांछित अपराधीगण की तलाश में भ्रमणशील थे। तत्काल मौके के लिए रवाना हुए। एसओ चकिया व एसओजी टीम के द्वारा उस मैजिक वाहन की घेराबंदी की गई और गरला से आगे बढ़ने के बाद उस मैजिक वाहन को ओवरटेक कर लिया गया और उसे रोका गया कि उसमें बैठे हुए बदमाश उसमें से उतरकर भागने का प्रयास किए, जिनमें से 4 बदमाशों को मौके पर ही पकड़ लिया गया, जबकि एक बदमाश फायरिंग करता हुआ आगे भागा, जिसको आत्मरक्षार्थ पुलिस टीम के द्वारा भी वहीं बरेली के भूता थाना क्षेत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कथित अभद्र टिप्पणी और हिंदुओं को राशन ना देने की धमकी से जुड़े वायरल वीडियो के बाद पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने वीडियो के आधार पर आरोपी आदिल अंसारी को गिरफ्तार किया, उन्हें जेल भेज दिया। अब जिला पूर्ति विभाग ने आरोपी की सरकारी राशन की दुकान सील कर खाद्यान्न भी जब्त कर लिया है। थाना भूता जनपद बरेली क्षेत्र के अंतर्गत पड़ने वाले ग्राम केसरपुर निवासी आदिल अंसारी पुत्र बाबू बख्श के द्वारा माननीय प्रधानमंत्री जी के विषय में अपशब्दों का प्रयोग करते हुए सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल की गई। उपरोक्त वीडियो का संज्ञान लेते हुए तत्काल थाना भूता पर मुकदमा अपराध संख्या 322/26 अंतर्गत धारा 352, 351 2 BNS तथा 67 IT एक्ट के अंतर्गत परिचित करते हुए संबंधित व्यक्ति की तलाश की गई। आज संबंधित मुकदमे के आरोपी आदिल अंसारी पुत्र बाबू बख्श निवासी केसरपुर को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया। संपूर्ण प्रकरण की गहराई से जांच की जा रही है। वहीं मुरादाबाद के बिलारी थाना क्षेत्र में पुलिस ने अवैध रूप से संचालित एक गेस्ट हाउस पर छापेमारी कर बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने मौके से एक नाबालिग, एक महिला और 2 लोगों को हिरासत में लिया है। पूछताछ के दौरान महिला ने 2 युवकों पर गैंगरेप का आरोप लगाया। एसएसपी सतपाल अंतिल के निर्देश पर पुलिस ने गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू की। अवैध रूप से संचालित बिरला गेस्ट हाउस को सील कर दिया है। और वहीं अब खबर अलीगढ़ के खैर थाना क्षेत्र से है, जहां तेज रफ्तार ओवरलोड ट्रक ने एक बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिससे मौके पर ही उसकी दर्दनाक मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि टक्कर के बाद ट्रक बाइक सवार को करीब 20 मीटर तक घसीटता हुआ ले गया। हादसा बजरी से भरे ओवरलोड ट्रक की टक्कर से हुआ। घटना के बाद चालक ट्रक छोड़कर मौके से फरार हो गया है। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। मामले की जांच पड़ताल शुरू की जा चुकी है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। तेज रफ्तार का कहर क्षेत्र में देखने को मिला। बताया जा रहा है कि काफी दूर तक ट्रक बाइक को घसीटता हुआ ले गया। और वहीं अब खबर बिजनौर से सामने आ रही है, जहां एक युवक की करंट लगने से मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि बंदरों के हुड़दंग से बिजली की तार टूट गई थी, जिसकी चपेट में आने से युवक की मौत हो गई। हादसे के बाद परिवार में कोहराम मचा हुआ है। पीड़ित परिवार ने सरकार से आर्थिक सहायता, मुआवजे की मांग की। हमने दोपहर हो रहा था, हम आराम करने के लिए घर में लौट रहे थे, घर पे गले पे तो बंदर आया है, एकदम से तार के कूदा, एकदम से तार पर एकदम से तार टूट गया। वो मेरे पति के ऊपर गिर गया। मेरे पति को बिजली ने पकड़ लिया। बस इनका वो हो गया। अब हम अस्पताल में। क्या चाहते हैं आप? मेरे बच्चों का इंसाफ और मेरा कुछ बच्चों के बारे में चाहिए मुझे। वहीं बस्ती जिले के महादेवा लालगंज मार्ग पर तेज रफ्तार ट्रेलर ने एक बाइक सवार को जोरदार टक्कर मार दी। हादसा इतना भीषण था कि
ट्रेलर के नीचे आने से युवक अशफाक के दोनों पैर बुरी तरह से कुचल गए। घायल अशफाक अपने एक साथी के साथ किसी काम से निकला था। हादसे के बाद मौके पर भारी संख्या में लोग एकजुट हुए। स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस और एम्बुलेंस को जानकारी दी। इसके बाद घायल को अस्पताल पहुंचाया गया। अशफाक संत कबीर नगर जिले के पड़रिया गांव का रहने वाला है। घटना लालगंज थाना क्षेत्र के बारीघाटा गांव के पास की बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल कर रही है। तुरंत मामले की जानकारी एम्बुलेंस को दी गई और पुलिस मामले की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची। अब आगे की कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। पुलिस की ओर से मामला दर्ज कर लिया गया है और गहनता से जांच पड़ताल भी इस पूरे मामले को लेकर प्रशासन की ओर से की जा रही है। ट्रेलर के नीचे आने से युवक के दोनों पैर फ्रैक्चर हो गए, गंभीर चोटें आई हैं। हालांकि राहगीर तुरंत मौके पर इकट्ठा हुए और पुलिस साथ ही प्रशासन को मामले की जानकारी दी गई। और चलिए अब बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे छत्तीसगढ़ की खबरों के साथ। श्रावण मास में भोरमदेव, डोंगरिया और बुढ़महादेव धाम पहुंचने वाले कांवड़ यात्रियों और श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए कबीरधाम पुलिस ने खास इंतजाम किए हैं। यात्रा मार्गों पर 500 से ज्यादा पुलिसकर्मी, होमगार्ड और स्वयं सेवकों की तैनाती की गई है। सुरक्षा के लिए 8 सेक्टर पेट्रोलिंग वाहन, 8 चेक पोस्ट बनाए गए। ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों से पूरे मार्ग की निगरानी की जाएगी। में आयोजित होने वाली कांवड़ यात्रा और हर वर्ष की भांति जो पदयात्रा बूढ़ा महादेव मंदिर से स्टार्ट होती है भोरमदेव के लिए, उसके लिए पुलिस ने एक चाक चौबंद व्यवस्था बनाने का पूरा खाका तैयार कर लिया है। इसके तहत हम लगभग 500 जवानों को इस पूरे मास में इन मार्गों पर तैनात करेंगे, जिसमें हमारे लगभग 8 सेक्टर बनाए गए हैं और इसी अनुसार हमारी यहाँ पेट्रोलिंग चलती रहेगी। लगातार कई चेक पोस्ट बनाए गए हैं ड्रोन कैमरों से। और वहीं रायपुर के अमानाका ओवरब्रिज पर तेज रफ्तार कार की टक्कर से बड़ा सड़क हादसा हो गया। पुलिस के अनुसार महिला चालक ने पहले एक बाइक और एक्टिवा को टक्कर मारी। इसके बाद कार सामने से आ रही ई रिक्शा से भिड़ गई, जिससे ई रिक्शा पलट गया। हादसे में बाइक चालक, एक्टिवा सवार महिला और साथ ही ई रिक्शा चालक घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया। कार जो है वो अमानाका से महोजा की तरफ जा रही थी, तो फ्लाईओवर के ऊपर उसने 2 स्कूटी और एक ई रिक्शा को टक्कर मारी है। इसमें अभी एक महिला जो है आहत घायल है, एम्स में एडमिट है। और आरोपी वाहन चालक का जो नंबर है वहीं राजनांदगांव के म्युनिसिपल स्कूल परिसर में बनी दुकानों को लेकर लंबे समय से चला आ रहा विवाद अब खत्म हो गया है। न्यायालय के फैसले के बाद नगर निगम ने आवंटित दुकानों को शुरू कराने की तैयारियां तेज कर दी हैं। परिसर में साफ सफाई, जरूरी व्यवस्थाएं की जा रही हैं ताकि जल्द ही हितग्राहियों की दुकानों को कब्जा सौंपा जा सके। हम लोगों ने मेयर साहब के साथ भ्रमण किया है और मैं लगातार मॉर्निंग विजिट में भी भ्रमण करता हूँ और भ्रमण के दौरान न केवल सफाई को देखते हैं लेकिन सारी चीजें देखते हैं। उसके साथ साथ SLRM सेंटर भी देखते हैं, आंगनवाड़ी भी देखते हैं, जो भी हमारे चाहे वो ABC का सेंटर हो, कुत्ता का जो अपना बधियाकरण जो कर रहे हैं, सारा चीज देखते हैं। तो सब चीज को देख रहा हूँ, समझ रहा हूँ। अभी तो मेरे को 10-12 दिन ही हुआ है और जो आगे जो निरीक्षण होगा और फीडबैक आएगा उसके आधार पर आगे की कार्रवाई हम लोग सुनिश्चित करेंगे। वहीं रायपुर में एबिक्स कंपनी के मालिक विकास कर को ईडी ने 10 दिन की कस्टोडियल रिमांड पूरी होने के बाद विशेष PMLA कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में अब जेल भेज दिया है। सूत्रों के मुताबिक पूछताछ के दौरान सट्टा मामले से जुड़े कई अहम इनपुट सामने आए हैं। जांच एजेंसी को कथित तौर पर सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल से जुड़े वित्तीय लेन देन के संकेत मिले हैं। ईडी ने पूछताछ में सामने आए कुछ लोगों को PMLA की धारा 50 के तहत नोटिस जारी किया है। हालांकि इन दावों की आधिकारिक पुष्टि अभी भी बाकी है। मामले को लेकर जांच की जा रही है। कबीरधाम जिले के सहसपुर लोहारा विकास खंड में उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने जनसंपर्क कार्यक्रमों के दौरान ग्रामीणों से सीधा संवाद किया। ग्राम भिंडरा, नावगांव और चाटोला पहुंचे उप मुख्यमंत्री ने जमीन पर बैठकर ग्रामीणों की समस्याओं को सुना। कई मांगों पर मौके से ही घोषणाएं भी की। रायपुर के गोबरा नवापारा में एक व्यवसायी के साथ लूट और मारपीट का मामला सामने आया। पीड़ित मयंक छलानी का आरोप है बदमाश उन्हें घर से उठाकर सुनसान जगह ले गए, जहां मारपीट की गई। बंदूक के बल पर 10 लाख रुपए मंगवाए गए। पीड़ित के मुंशी द्वारा ज्वेलरी दुकान से रुपए लाने और आरोपियों को रुपए देने का CCTV वीडियो भी सामने आया है।
इसमें थाना प्रभारी से जानकारी ली गई है। थाना प्रभारी ने बताया है कि इसके संबंध में वो जांच कर रहे हैं। जांच करने के बाद अगर वो तथ्य पाया जाता है कि घटना घटी है तो उस पर वो कार्रवाई करेंगे। कर रहे अगर वो MLC हुई है और उसमें पुष्टि होती है तो इसमें नियमानुसार कार्रवाई करेंगे, और ऐसी कोई उनके द्वारा लापरवाही बरती भी जाती है तो उसमें तत्काल कार्रवाई। उसने कट्टे की नोक मेरे पेट पे रखी, मुझे गाड़ी के पीछे बैठाया और उसने मुझे रॉयल कैंटीन के बेसमेंट, जो कि कुबेर नाम के व्यक्ति द्वारा संचालित है, वहां पे जाके बेतहाशा मारपीट की। आंख पे मारी, कान पे मारा, सिर पे मारा, बंदूक की बट से मारा। बंदूक की नोक पे कोई भी डर जाता है। मैंने डर के मारे उससे, जैसा जैसा उसने कहा मैंने करता गया। मेरे कपड़े खून से लथपथ, नाक से इतना खून निकला, मेरी शर्ट पूरी लाल हो गई। उसने उसी शर्ट से जमीन पहुंचवाई और वो शर्ट फेंकवा दी और किसी अपने कुबेर कैंटीन में मार। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने सरकार पर जमकर हमला बोला। बैज ने कहा कि इस्तीफा नैतिक जिम्मेदारी के तहत नहीं बल्कि सरकार की मजबूरी का नतीजा है। आरोप लगाया कि देश भर में छात्रों के विरोध और जंतर मंतर पर हुए प्रदर्शन के दबाव में सरकार को एक कदम उठाना पड़ा। कांग्रेस नेता ने सरकार पर छात्रों की आवाज दबाने, लाठीचार्ज करने का आरोप लगाते हुए कहा, युवा इस कार्रवाई को कभी नहीं भूलेंगे। कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में उनके प्रभारी मंत्री कितने दिन बैठे हैं? भारतीय जनता पार्टी में सरकार आने के बाद कार्यकर्ता असहाय हो चुके हैं। कार्यकर्ताओं के पास कोई काम है नहीं। सरकार कार्यकर्ताओं ने मिलकर बनाए, लेकिन मलाई सरकार के मंत्री खा रहे हैं। आम कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के आम कार्यकर्ता में जबरदस्त नाराजगी है। उसको डैमेज कंट्रोल करने के लिए इस तरह की बयान भारतीय जनता पार्टी और सरकार दे रही है, लेकिन इसका कोई फर्क नहीं पड़ना है। देश के युवा और छात्र सरकार के खिलाफ बिगुल फूंक चुके हैं और अब सरकार सिर्फ चंद दिनों की मेहमान बन चुकी है। वहीं मुंगेली पुलिस ने बुजुर्ग दंपत्ति लूटकांड का 48 घंटों में खुलासा कर बड़ी सफलता हासिल की है। 22 जुलाई की रात चाकू और हथियार दिखाकर दंपत्ति से जेवर और कैश लूटने वाले आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस ने आरोपियों के पास से जेवर नगद बरामद किए। एसपी भोजराम पटेल के निर्देश पर साइबर सेल और लालपुर पुलिस ने कार्रवाई की। ये थाना गालपुर क्षेत्र के अंतर्गत के गांव देवाघाट का मामला है, जिसमें दिनांक 22/7/26 को धर्मेंद्र बाई ने आके रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसके और उसके पति जब रात में सो रहे थे घर में, तो वॉशरूम के लिए जब बाहर निकले तो रात में लगभग 12:30 बजे कोई एक व्यक्ति आया जो कपड़ा मुंह में बांधा हुआ था और उनको उनके घर के अंदर लेके गया, चाकू दिखाए। पीछे उनके कुछ और 5-6 साथी आ गए, जिनके द्वारा उनको डरा धमका के उनके जो पहने हुए गहने हैं और 8-10 हजार जो नकदी रुपए हैं वो लूट कर लेके चले गए। उनकी घटना जैसे ही FIR हमारे द्वारा दर्ज की गई, फिर आगे उसमें विवेचना किए और उसमें पुलिस को 100% सफलता मिली और जितने पूरे सामान है, चोरी किए हुए सामान, उनका मोबाइल, घड़ी और जो भी गहने जेवरात है वो सबकी बरामदगी की गई। और इस पर फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए भारत अपडेट। नमस्कार।